ओके, स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम लोग पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन। और हमारा जो एयर पॉल्यूशन था, एयर पॉल्यूशन में भी अगर मैं यहाँ लिखूं, मैं आज पूछूंगा थोड़ा सा। हाँ, एयर पॉल्यूशन की अगर बात करें हम, वी टॉक अबाउट द एयर पॉल्यूशन, तो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इससे होने वाले पोल्यूशन के बारे में समझ लिया था, है ना। बताओ अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड को गला घोटू गैस क्यों बोलते हैं? फ्लोटिंग गैस क्यों कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को? क्योंकि अगर हमारे आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो जैसे हम सांस लेते हैं, हमारे लंग्स में जो हीमोग्लोबिन आता है ब्लड के थ्रू, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाता है, न कि ऑक्सीजन को। जबकि हीमोग्लोबिन को, जो हीमोग्लोबिन होता है HB, इसे किसको ले जाना चाहिए? ऑक्सीजन को। लेकिन वो ऑक्सीजन को न ले जा करके वो ले जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, जिसकी वजह से हमारा दम घुटने लगता है, इसलिए हम इसे गला घोटू गैस कहते हैं। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो नेचर है, ये कैसा है? क्या ये एसिडिक है? क्या ये बेसिक है? क्या ये न्यूट्रल है? बताओ। ये न्यूट्रल है। कैसे पता चला? मैंने बताया था, जब कभी भी एक ऑक्सीजन रहे, एक ऑक्सीजन, तो उसे हम कहेंगे न्यूट्रल। और एक से अधिक रहे तो उसे हम कहेंगे कि वो एसिडिक इन नेचर की है। इसमें मोर देन वन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और वहीं पर अगर किसी मॉलिक्यूल में OH लगा हो, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं। और कुछ गैसें हैं जिनसे एयर पोल्यूशन होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके बाद CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स है जैसे लेड वगैरह है, उससे भी पोल्यूशन होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट पड़ता है। तो उन सब के बारे में समझते हैं, तो आगे बढ़े। ओके, चलो, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। अब हम समझते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, इसको क्या कहेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। बताओ, सबसे पहला चीज यही है कि सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर क्या है? क्या ये एसिडिक है? क्या ये एसिडिक है? एसिडिक है, बेसिक है, या न्यूट्रल है? किस बेसिस पर बताओगे? ऑक्सीजन के बेसिस पर। ऑक्सीजन कितना है? एक है या दो? दो। तो एक से अधिक ऑक्सीजन होता है तो उस मॉलिक्यूल का नेचर क्या होता है? एसिडिक। तो सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड का जो नेचर है वो एसिडिक है। ठीक है, वो क्या है? एसिडिक है। अच्छा, मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है। अर्थ अर्थ में अर्थ के ऊपर हमें कई सारे लेयर देखने को मिलते हैं, है ना। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सारे गैसों के जो लेयर्स हैं, या एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स हैं हमें देखने को मिलती हैं। और सारी की सारी जो गैसें पाई जाती हैं, अमूमन इन दो लेयरों के बीच में पाई जाती है ना। हाँ, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में पाई जाती है। तो मोस्टली अगर हम बात करें, हम कहाँ रहते हैं, तो हम ट्रोपोस्फेयर के अंदर रहते हैं। ट्रोपोस्फेयर के अंदर रहते हैं। सारी की सारी एक्टिविटी इसी के अंदर होती है। हमारी चिड़िया उड़ती है, ठीक है, इसी के नीचे हमें दिखाई देता है। बादल यहीं दिखाई देता है। तो
ये जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी यहीं पाई जाएगी। क्लियर है? ये भी यहीं पाई जाएगी। बरोबर। अब बताओ, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का जो नेचर है वो एसिडिक है, तो जब कभी भी बादलों से बारिश होगी, तो पानी जैसे ही नीचे आएगा वो किसके साथ मिल जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। और पानी तो न्यूट्रल होता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलते ही पानी का नेचर क्या हो जाएगा? पानी का पीएच क्या हो जाएगा? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक हो जाएगा, है ना? यानी कि जो रेन वाटर उसका नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक। और ये हमें कब देखने को मिलता है पता है? पूरे साल भर हम जो एक्टिविटी करते हैं वो भाप बन करके ऊपर उठते रहता है और जमा होते रहता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी अभी मैं बताऊंगा किससे रिलीज होता है। जैसे जितनी भी रिफाइनरीज होती हैं, ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह जहां से रिफाइन किया जाता है, उस रिफाइनरीज से, या यहाँ मैं लिख दूं पेट्रोलियम इंडस्ट्री, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ठीक है। तो इन रिफाइनरी से जो धुआं निकलता है, आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो देखो, जैसे ये मान लो ऑयल रिफाइनरी है, यहाँ से जो धुआं जा रहा है, ठीक है, धुआं, इस धुएं में क्या रहेगा? इस धुएं में रहता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जा करके आसमान में जमा होते रहता है, और जब पहली बारिश होती है तो वो बारिश के साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड भी नीचे आता है। और क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर एसिडिक है, तो उससे मिलने के बाद पानी का नेचर भी हो जाता है एसिडिक, इसलिए इस बारिश को हम कहते हैं एसिड रेन। ये टर्मिनोलॉजी सुना है? एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। और ये जो बारिश होती है ये पौधों के लिए खराब होती है, पौधों को जला देती है, क्योंकि किसी के ऊपर एसिड गिरेगा तो बताओ क्या होगा? खराब करेगा ही करेगा। तो अगर आप इस पहली बारिश में भीगते हो, भीग जाने दे पहली बरसात में, ये अप्लाई करना ही नहीं। अगर आप इस पहली बारिश में भीगते हो तो आपको खजुआहट होगी। क्या होगी? ये खुजली, बड़े बड़ी, ठीक है, खुजली होगी। पूरा शरीर आप खुजाओगे ऊपर से लेकर के नीचे तक। इसीलिए जब आप पहली बारिश में भीगो तो ये याद रखें, घर पर आने के बाद वापस से नहाएं, क्योंकि आपके ऊपर अभी जो पहली बारिश हुई है उसके साथ आया था पूरा का पूरा सल्फर डाइऑक्साइड, वो एसिडिक होता है, और वो एसिड पानी में मिक्स हुआ है, वो आपके शरीर पर लग गया है और आपके शरीर को भी वो काटेगा, आपको खुजली होगा। लेकिन जब आप घर पर आकर के वापस नहाते हो साफ पानी से तो वो चला जाता है और आपको खुजली नहीं होता है, इतना क्लियर हुआ? ओके। अच्छा, जैसे हम इंसान हैं, हम तो आकर के नहा लेते हैं, साफ हो जाता है, लेकिन जो बिल्डिंग वगैरह होती हैं, बिल्डिंग्स, मैं यहाँ दिखाता हूँ, जैसे बिल्डिंग को कौन नहलाने जाता है? कोई नहीं। तो बिल्डिंग्स जब कई सालों तक इस एसिड रेन का सामना करती हैं तो उनके अंदर ये सब पपड़ी छोड़ने लगता है, दरारें पड़ने लगती हैं, और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि बिल्डिंग को कोड़ हो गया है। तो इसे हम कहते हैं स्टोन लेप्रोसी। क्या कहते हैं? स्टोन लेप्रोसी, स्टोन लेप्रोसी, स्टोन लेप्रोसी। तो कहेगा कि स्टोन लेप्रोसी इसकी वजह से होता है, एसिड रेन कहो या SO2 कहो, ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिया हो उस हिसाब से आप उसको टिक करना है। क्लियर है? ओके। अब आप देखोगे कि इसी SO2 की वजह से जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, जैसे कानपुर वगैरह में आप देखोगे तो बहुत सारी आपको ऑयल रिफाइनरीज वगैरह देखने को मिलेंगी। उससे जो धुएं निकलते हैं, उस धुएं में होता है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ताजमहल का जो कलर है, कलर
वो कैसा हो गया है? येलो, पीला होता जा रहा है। समझ में आ रहा है? ताजमहल का कलर कैसा होता जा रहा है? पीला होता जा रहा है। तो कहेगा कि ताजमहल का जो कलर है वो पीला होने के पीछे क्या रीजन है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या एसिड रेन, एसिड रेन। इतना क्लियर हुआ? ओके। हमको पता है कि अगर ये कलर को चेंज कर देता है, एसिड रेन या सल्फर डाइऑक्साइड अगर कलर को चेंज कर देता है, तो अगर कहीं पर लाइकेन होंगे आसपास, लाइकेन, ठीक है, लाइकेन, और लाइकेन हमको पता है कि वो नेचुरली किस कलर में पाए जाते हैं? नेचुरली उनका कलर होता है ब्लू, ठीक है, नेचुरली उनका कलर क्या होता है? ब्लू। लेकिन जैसे ही हवाओं में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड का, यानी एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये जो ब्लू कलर है ये कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइट कलर में। जब मैं आपको प्लांट किंगडम में ये लाइकेन वगैरह पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि लाइकेन को हम बायो इंडिकेटर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। हम पता लगाते हैं कि कहां पर हवा में कौन सी गैस की अधिकता अधिक है, कौन सी गैस मतलब कौन सा हवा पोल्यूटेड है। किससे पता लग जाता है? लाइकेन से, लाइकेन से। समझ में आया? ठीक है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में क्लियर हुआ। सल्फर डाइऑक्साइड पूछेगा कि एसिड रेन किसकी वजह से होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। हालांकि सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड को याद रखने से काम नहीं चलेगा। अभी जैसे जैसे मैं कुछ मॉलिक्यूल बताऊंगा, जैसे कि मान लो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा जितनी अधिक बढ़ती जाएगी उसका एसिडिटी उतना अधिक बढ़ते जाएगा। तो जैसे मैं कहूं कि HNO3 ये ज्यादा एसिडिक होगा या SO2 ये ज्यादा एसिडिक होगा? तो जाहिर सी बात है इसमें ऑक्सीजन 3 है, इसकी एसिडिटी ज्यादा ही होगी, है ना? ओके। तो इसी तरीके से जितने भी मॉलिक्यूल हो, चाहे वो NO2 हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी एसिडिक है, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी एसिडिक है, HNO3 ये भी एसिडिक है। तो इन सब एसिडिक मॉलिक्यूल की वजह से बारिश जब होगी तो उसे हम अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहेंगे। लेकिन अगर पूछेगा कि जैसे सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है अम्लीय वर्षा के लिए, तो जो सबसे ज्यादा एसिडिटी है, एसिडिक है, वो HNO3, HNO3। समझ में? HNO3। इतना क्लियर हुआ? हाँ, इसमें भी लिख सकते हो CO2 ये भी एसिडिक नेचर का होता, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एसिडिक इन नेचर का होता। तो आगे हम अभी पढ़ेंगे, बस यहाँ पे जस्ट मैंने एक ग्लिम्स दिया है आपको, ठीक है? ओके, चलो अब आगे हम चलते हैं और समझते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में। CFC इसको क्या कहते हैं? फ्लोरो कार्बन। देखो इसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसको कहते हैं CFC, ठीक है, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या लिख दूं? Cl और F। और एक और होता है, जैसे इसी के साथ याद रख लो, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसमें फ्लोरीन की मात्रा अधिक होती है, फ्लोरीन, क्योंकि हाइड्रोजन है, फ्लोरीन और कार्बन, फ्लोरीन की मात्रा इसमें अधिक रहती है, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दोनों ही हमारे जो ओजोन होता है, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ओजोन का O3, ठीक है, O3 ओजोन के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। और ये जो ओजोन है ये हमारे, जैसे हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर, जब मैंने बताया ना कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह मिलते हैं, ये बायो में नहीं, आपको हो सकता है बायो में भी मैं बताऊं इन सब के बारे में, लेकिन ज्योग्राफी में इसको ज्यादा पढ़ना रहता है, ये सारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स को, ठीक है। तो वहां पर पाए जाते हैं ये गैसें, कौन सी? ओजोन, ओजोन। और ये क्या करती हैं? ये हमें अल्ट्रावायलेट यूवी रेज से हमारी प्रोटेक्शन करती है। अगर ये ना रहे तो यूवी रेज डायरेक्ट धरती पर आएगी और हमें कैंसर,
रोक दे करके चली जाएगी। आपने सुना होगा कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी यहाँ पर हमारे जो ओजोन लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो पतली होती गई है। या आपने कई बार सुना होगा कि अंटार्कटिका वाले रीजन में, जहाँ पर कोई इंसान तो रहते नहीं है, अंटार्कटिका कहाँ है मोस्टली, साउथ पोल में, वहां पर ओजोन होल देखने को मिले हैं। तो देखो ओजोन होल नहीं हो जाता है, यहाँ पर जो ओजोन लेयर होती है ना उसकी थिकनेस, मान लो कि थिकनेस यहाँ इतना है तो यहाँ पर वो थिकनेस इतनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसी को हम ओजोन होल कह देते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे ये ओजोन होल काफी सालों में रिकवर हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने उन चीजों को आइडेंटिफाई किया जहां से ये क्लोरो फ्लोरो यानी क्लोरीन और फ्लोरीन गैस बाहर निकलती है। ये क्लोरीन और फ्लोरीन गैस इतनी खतरनाक होती हैं कि क्लोरीन या फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कहो या एक एटम, ठीक है, एक एटम ओजोन के 1000 एटम्स को अलग कर सकता है। ओजोन के 1000 एटम्स को क्या कर सकता है? अलग कर सकता है, तोड़ सकता है। जैसे ओजोन ऐसे O3 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 सब जुड़े हुए हैं, तो ये एक क्लोरीन जाएगा तो 1000 को अलग कर देगा। ठीक है, इतना खतरनाक होता है। कहाँ से निकलता है ये? तो पहले के टाइम पीरियड में जितने भी एसी बनाए जाते थे, कंडीशनर, एयर कंडीशनर, या जितने भी फ्रिज होते थे, फ्रिज, उन सबको देखो, एयर कंडीशनर भी कूल करता है, फ्रिज भी कूल करने का काम करता है, कूलिंग होती है, तो उनको कूल करने के लिए इसी क्लोरीन और फ्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता था। तो जब ये चलते थे तो इनसे क्लोरीन और फ्लोरीन गैस रिलीज होती थी, जो जाकर के एनवायरमेंट में ओजोन लेयर को ब्रेक डाउन करती थी, जिससे हमारे यहाँ कैंसर बढ़ने का जो खतरा था वो बढ़ चुका था। हालांकि ये इफेक्ट हमें अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर कोई लोग रहते नहीं हैं। हमें जो हमारा मेन लैंड है, जैसे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच का जो ओजोन लेयर था वो ठीक ठाक था, वहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, लेकिन हम अगर ऐसे स्टेप्स नहीं लेते हैं तो जो आज हमें अंटार्कटिका में देखने को मिला था वही धीरे धीरे फैलते फैलते हो सकता है जहां इंसान रहते हैं उस रीजन में भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो आप जो है क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है इनकी समस्या नहीं रह गई है, लेकिन ये भी एयर पोल्यूशन के अंडर आते हैं, एयर पोल्यूशन के अंडर आते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा देखो, ये जो ओजोन होता है, कभी कभी पूछता है कि ओजोन का जो ऑर्डर है, गंध है, वो कैसा रहता है? ऑर्डर, स्मेल, तो ये सड़ी हुई मछली की तरह आता है, मतलब महकता है। किसकी तरह? सड़ी हुई मछली की तरह, और मतलब बहुत ही खराब सा स्मेल रहता है। अब इस स्मेल को ना आप पहचान सकते हो हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल में आप जब एंट्री मारते हो तो आपको एक अजीब सी गंध आती है। आपको लगता है कि वो कोई, क्या कहते हैं, पोछा मारा गया है किसी लिक्विड का इस्तेमाल करके, बट दरअसल हॉस्पिटल्स में ओजोन गैस को स्प्रेड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ओजोन गैस एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक का काम करता है। ये जितने भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह होते हैं उन सबको मार देता है। नहीं तो जो ऑपरेशन थिएटर होता है वहां पर भी ओजोन गैस को पूरी तरीके से ऑपरेशन करने से पहले छिड़क दिया जाता है, ताकि जितने भी जर्म्स वगैरह हो सब मर जाएं। नहीं तो सोचो, एक हॉस्पिटल में इतने तरह तरह के मरीज रहते हैं, अगर एनवायरमेंट में हम कुछ वहां का जो माहौल है उस पर प्रिकॉशन न ले तो किसी का जो डिजीज है हो सकता है फैलकर दूसरे के पास चला जाए। इसीलिए हॉस्पिटल में किसका छिड़काव किया जाता है? ओजोन गैस का। ठीक है, ओजोन गैस का। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। अगला हम समझेंगे NO2। NO2 नाइट्रोजन डाई या ट्राई? डाई, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। बताओ इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर एसिडिक। क्यों होगा एसिडिक? क्योंकि दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दो मोलिक्यूल, एक रहता तो न्यूट्रल, दो है एसिडिक, तीन रहेगा और एसिडिक। समझ में?
ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, अब ये जो पहली बात अगर मैं बात करूँ कि नाइट्रोजन अगर हम खाली नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन गैस हमारे लिए हानिकारक नहीं होती है। इससे हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जब हम एयर को देखते हैं, तो एयर में हमें तरह-तरह की गैसें दिखाई देती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और इस एयर में सबसे अधिक जो परसेंटेज होता है, 78% में क्या रहता है? नाइट्रोजन ही रहता है। और हमारे जो पेड़-पौधे होते हैं, फसलें होती हैं, फसलों को भी नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो नाइट्रोजन अकेले हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है। लेकिन जब ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, तब ये हमारे लिए खतरनाक होता है। या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है, तब ये हमारे लिए खतरनाक होता है। तो देखो, पूछेगा कि अच्छा ये रिएक्शन कब करता है और कैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और मतलब कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है? तो 2 चीज़ें याद रखना, NO और NO2। जो NO बनता है, ये बनता है बिजली जब तड़कती है ना, बारिश होने से पहले या बारिश के समय जब बिजली तड़कती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? थंडरिंग या लाइटनिंग, है ना? लाइटनिंग। तो लाइटनिंग के दौरान नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्या? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है या नाइट्रोजन ऑक्साइड सिर्फ कह सकते हो। लेकिन जब एरोप्लेन 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 हवा में उड़ता है और एरोप्लेन से जब वो धुआं निकलता है, एरोप्लेन का जो धुआं होता है स्मोक स्मोक तब वो NO2 का निर्माण करता है, ठीक है? उससे क्या होता है? जो नाइट्रोजन होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। इसको क्या कहेंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO इसका नेचर क्या है? ये न्यूट्रल रहेगा, लेकिन NO2 क्या है? एसिडिक रहेगा, ठीक है? NO2 एसिडिक रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये जो NO2 है, NO2 अगर ये ओज़ोन के साथ रिएक्शन कर ले, किसके साथ? ओज़ोन के साथ, तब ये बनाता है पैन। कौन-सा? तवा वो रोटी बनाने वाला पैन नहीं। पैन का फुल फॉर्म पूछा था यूपीएससी में कि पैन कैसे बनता है? क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, मीथेन से, सल्फर डाइऑक्साइड से या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओज़ोन से? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओज़ोन से। पैन का फुल फॉर्म होता है पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। क्या? पैराक्सिल पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, ठीक है? पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। पैन का फुल फॉर्म बोलो, इसको याद कर लो। पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट कैसे बनता है? जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्शन करता है, ओजोन के साथ रिएक्शन करता है। O3 क्या है? ओजोन, ठीक है? ओजोन, O3 ओजोन है। पैन क्या है? पैराक्सिल ऑक्सीटाइल पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, ठीक है? पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। क्लियर हुआ? ओके। देखो, इन तीनों को अगर एक साथ मिला देंगे, ठीक है? किसको किसको? मतलब कि NO2 O3 मिल करके क्या बनाएंगे? पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। तो इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, इन्हें और एक नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है वो? उसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। ये एकदम धुंध की तरह हो जाता है। फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है? फोटोकेमिकल स्मोक। हिंदी में क्या कहेंगे? तो प्रकाश रासायनिक धूम, प्रकाश रासायनिक धूम, ठीक है? क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक धूम, प्रकाश रासायनिक धूम, प्रकाश रासायनिक धूम। कितना क्लियर हुआ? ओके बहुत। प्रकाश रासायनिक धूम।
कहाँ पाया जाता है? ये प्रकाश रासायनिक धूम कहाँ पाया जाएगा? जैसे कि ये पृथ्वी अगर हम मान लें, मैं बनाता हूँ, ये अर्थ है, ठीक है? ये है क्या है? अर्थ है। अर्थ पर हमने देखा कि कई सारे लेयर हैं। ऊपर एटमॉस्फेरिक लेयर, एयर ट्रोपोस्फेयर, यह स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ठीक है? आयनोस्फेयर और ये एक्सोस्फेयर, उसके बाद डीप स्पेस आ जाता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाते हैं कौन? पैन, ठीक है? कौन पाया जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर में बनता है ये पैन, प्रकाश रासायनिक धूम, प्रकाश रासायनिक धूम, ठीक है? ओके। अच्छा एक बात बताओ, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर ले तो? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर ले तो जैसे ही ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, या यूं कहो कि पानी के साथ जब रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि पानी में भी तो H रहता है, H2O, यही रहता है ना? तो हाइड्रोजन के साथ जैसे ही ये रिएक्शन करता है, ये बनाता है HNO3, HNO3, ठीक है? क्या बनाएगा? HNO3, HNO3, HNO3। बताओ ये जो HNO3 है, HNO3 है, इसका नेचर क्या होगा? 3 मॉलिक्यूल, ये एसिडिक होगा। इसका नेचर एसिडिक होगा। और जब भी बारिश होगी तो ये भी बारिश के साथ मिक्स होकर के आएगा और उसे भी हम क्या कहेंगे? एसिड रेन, एसिड रेन। समझ में आया? एसिड रेन। इतना क्लियर है? ओके। अब आपने एसिड रेन के लिए 3 चीजें समझ ली है। एक HNO3, दूसरा SO2, तीसरा NO2, NO2। तो अगर पूछेगा कि सबसे अधिक एसिडिक रेन किसकी वजह से होती है, या एसिडिक रेन में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन किसका होता है, तो होता है HNO3 का, फिर SO2 का, फिर NO2 का, ठीक है? सबसे अधिक, मैक्सिमम HNO3 का, यही पूछता है, मिनिमम वाला पूछता नहीं है, ठीक है? सबसे अधिक किसका होता है? HNO3 का। याद रख लेना, इन तीनों की वजह से एसिडिक रेन होता है। अगर कभी ये दे दे कि बताओ which one of the following is responsible for the acidic rain, HNO3, SO2, NO2 और all of the above, तो all of the above, सारे ही विकल्प सही हैं, सारे के वजह से एसिडिक रेन होता है, एसिडिक रेन होता है। कितना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलो अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं लेड, टीबी। लेड जानते हो? शीशा के बारे में, कि शीशा से कौन सा जो है एयर पोल्यूशन होता है, उसको हम कहते हैं लेड पोल्यूशन या टीबी। टीबी, लेड, शीशा, इसकी वजह से कौन सा पोल्यूशन होता है? तो देखो, सबसे पहले यूं समझो कि ये जो लेड होता है ना, लेड को, शीशे को अगर हम नैनो पार्टिकल में करके किसी भी चीज में मिला दें, तो ये उस चीज को टाइट कर देता है। टाइट क्या कर देता है? टाइट कर देता है। जैसे जैसे मैगी, मैगी आप देखते हो, मैगी में एक टाइटनेस रहता है कि नहीं? आप उसे पका भी देते हो, फिर भी वो टूट करके अलग नहीं हो पाता है, टूट करके अलग नहीं हो पाता है। तो मैगी में, भारत में जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया है, FSSAI, ये है, इसके अकॉर्डिंग भारत में जो लेड का मिश्रण होना चाहिए मैगी में, वो 2% ही अलाउड था। लेकिन बीच में आपने एक बार सुना होगा कि मैगी का बाइकआउट हुआ था और बाबा रामदेव ने अपनी मैगी चालू कर दी थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त मैगी वालों ने उसमें लेड का जो परसेंटेज था वो बढ़ा दिया था, 4% कर दिया था। अच्छा, क्या प्रॉब्लम होती है इससे? इस लेड की वजह से
हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसमें क्या क्या आता है, हमारा ब्रेन आता है, हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे के सारे बहुत ही अफेक्ट होते हैं। हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, भूलने की बीमारी हो जाएगी, मतलब चीजें याद नहीं रहेंगी, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट डालता है कौन? लेड। यदि आप 4% वाला मैगी जिसमें 4% लेड की मात्रा है रोज कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको जो है ये लॉन्ग टर्म में ये सारे के सारे इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे कि आपका बिहेवियर चेंज होने लगेगा, चिड़चिड़ापन बहुत तेज आएगा, गुस्सा बहुत तेज आएगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये जो लेड है क्या कहीं और से निकलता है? तो हाँ, कहाँ से निकलता है तो समझाता हूँ। देखो, पहले क्या होता था कि हमारा जो मोटर व्हीकल का इंजन होता था, व्हीकल का इंजन होता था, ठीक है, व्हीकल का इंजन। अब कैसे चलता है इंजन? तो हम उसमें फ्यूल डालते हैं, ठीक है, हम उसमें फ्यूल डालते थे। लेकिन पहले क्या था कि इंजन में आप देखोगे ना तो एक नॉकिंग हमें देखने को मिलती है, नॉकिंग यानी खटखटाहट, उसको हम कहते हैं अपस्फोटन। मैं यहाँ सिंपल भाषा में लिख दूं, खटखटाहट, ठीक है, खटखटाहट, खटखटाहट। इंजन जब पिस्टन ऊपर नीचे होता है तो उसमें एक खटखटाहट, नॉकिंग देखने को मिलता था, नॉकिंग देखने को मिलता था। तो इंजन की लाइफ कम हो जाती थी। अब इस इंजन की लाइफ को बढ़ाने के लिए इंजन की जो व्हीकल कंपनियां थी, उन्होंने उसमें एक लिक्विड फ्यूल के साथ एक लिक्विड मिक्स करना शुरू किया, जिसको कहा गया था तेल। तेल तो मिलाते ही हैं, तेल का फुल फॉर्म समझो, तेल। तेल के साथ तेल मिलाया, ऑयल के साथ तेल मिलाया। कौन सा तेल क्या है? टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। इसका फुल ये है क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला PbC2H5 का 4, ठीक है। हालांकि ये पूछता नहीं है, बस ये याद रखना कि व्हीकल कंपनियां अपने इंजन की लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या मिलाते थे? टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। तो जब भी फ्यूल जलता था तो उसके साथ बाहर क्या आता था? धुएं में लेड। अब वो तो नैनो फॉर्म में है, हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम बाहर जाते हैं, हर जगह गाड़ियां ही गाड़ियां रहती है, तो वो धुआं हमारे अंदर कहीं न कहीं जाता ही है, तो उसका असर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जब गवर्नमेंट को इस बात का पता चला, तब गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट आदेश दिए कि आपका जो इंजन का लाइफ है, वो 5 साल कम हो जाए चलेगा, लेकिन लोगों की जिंदगी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो अब से जो टीईएल है, टेट्रा इथाइल लेड है, उनकी मिक्सिंग ऑयल, पेट्रोल या डीजल वगैरह में नहीं की जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो लेड की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गया? ओके। अब हम एक कंसेप्ट और समझते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग। दो चीजें एक्चुअली समझनी है हमें, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट और दूसरा चीज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल, आपने ये दोनों वर्ड सुने होंगे, हो सकता है आपको पता भी हो। आज समझते हैं कि ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, और मतलब कि रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है इन दोनों की वजह से। क्या ये वो गैस हमारे लिए ठीक है या हमारे लिए खराब है? आज क्यों लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दुनिया पर? इतना क्लियर है? देखो, आप जब सांस लेते हो तो सांस में क्या लेते हो? हवा। हवा में अलग अलग गैसें होती हैं, कौन कौन सी? ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, है ना। हमारा लंग्स क्या ले जाता है? ऑक्सीजन।
बाकी सारा का सारा चीज क्या बाहर निकाल देता है, वैसे का निकाल देता है, और ऑक्सीजन का कुछ परसेंटेज कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जब हम बाहर निकालते हैं तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट रहता है वो बाहर ज्यादा आता है। यानी हम जब सांस छोड़ते हैं तो हम बाहर क्या छोड़ते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा बताओ इसका नेचर क्या होगा, नेचर एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल? तो एसिडिक होगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये गर्म होती है, गर्म। आप अपने मुंह के सामने हाथ रखो और मुंह खोल के ऐसे करो, जोर से बाहर सांस निकालो, तो आपको गरम गरम हवा निकलेगी। वो गरम हवा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, CO2। तो CO2 का नेचर एक तो एसिडिक है, ऊपर से ये गर्म भी है, ऊपर से ये गर्म भी है। तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये जो CO2 है ये हवा से भारी होता है, हवा से भारी होता है, ठीक है। CO2 ये हैवी होता है, ठीक है, हैवी। हैवी का मतलब जैसे हवा में ही मिक्स होता है लेकिन अलग अलग गैसों का लेयर अलग अलग रहता है। जो गैस जितना हल्का होगा वो उतना ऊपर रहेगा, जो जितना भारी रहेगा वो उतना नीचे रहेगा, वो उतना नीचे रहेगा, ठीक है, वो उतना नीचे रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है? तो पहली चीज क्या याद रखना कि हमने ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये नेचर इसका एसिडिक होता है, गर्म होता है और हवा से भारी होता है, हवा से भारी होता है। कैसे पता चला? अरे हमने लास्ट लेक्चर में एयर का जो पूरा का पूरा वेट निकाला था वो कितना था, 28। और उसी तरीके से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 44, है ना। तो ये क्या रहेगा, सभी गैसों में सबसे नीचे रहता है, सबसे नीचे रहेगा। इतना क्लियर हुआ? ओके। तो तीसरी चीज और क्या पूछता है इसमें, कहेगा कि क्या इसका कोई कलर होता है? तो नहीं, ये कलरलेस होता है। क्या कोई टेस्ट होता है? तो नहीं, ये टेस्टलेस होता है। क्या कोई इसका स्मेल होता है? तो नहीं, ये स्मेललेस नहीं, ऑर्डरलेस। तो तीन चीजें याद रखो, क्या, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, ठीक है, ऑर्डरलेस। इसका ना तो कोई रंग होता है, ना ही कोई स्वाद होता है और ना ही कोई गंध होती है, ना ही कोई गंध होती है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहीं होता है? तो बिल्कुल, आपके आम जीवन में आपने इसका इस्तेमाल देखा होगा। आप ड्रिंक्स पीते हो? ड्रिंक्स, ड्रिंक्स दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक सॉफ्ट ड्रिंक, एक हार्ड ड्रिंक, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक क्या, जैसे कि आपने पिया स्लाइस, आपने पिया माजा, आपने पिया मिरिंडा, ठीक है, या आपने कोई भी जूस पी लिया, गन्ने का जूस पी लिया, जूस, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, चाय कॉफी सॉफ्ट ड्रिंक। लेकिन हार्ड ड्रिंक किसे कहेंगे? आपने पिया थम्स अप, थम्स अप, आपने पिया स्प्राइट, आपने पिया ड्यू, ठीक है, माउंटेन ड्यू वगैरह जो भी चीज पिए, आपने इन सब में एक कॉमन चीज देखा क्या है? जैसे आप हार्ड ड्रिंक पीते हो आपके गले में जलन होती है, गले में जलन। क्या सॉफ्ट ड्रिंक पीने से गले में जलन होती है? बिल्कुल नहीं होती है। ये गले में जलन किसकी वजह से होती है पता है? इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। हार्ड ड्रिंक्स में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलेगा, उसे कंप्रेस्ड करके भरा जाता है। और सॉफ्ट ड्रिंक में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को नहीं मिलेगा। सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को नहीं मिले। इतना क्लियर हुआ? तो दैनिक जीवन में, आम जीवन में तो मैंने बता दिया इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। और कहाँ होता है इसका इस्तेमाल पता है? ये इसका इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अगर जैसे हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं वैसे ही पेड़ पौधे सांस में क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड।
और छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। तो जितना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होगा, पेड़ पौधे को उतना अधिक सांस मिलेगा, उतना अधिक वो भोजन बना पाएंगे और उतना अधिक हमें ऑक्सीजन मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़िया है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका एक नेचर है, पता है क्या? कि ये शीशे की तरह काम करता है। जैसे शीशे का नेचर क्या होता है? जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है और यहाँ चारों तरफ ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर बना देता हूँ और मैं कहूँ कि ये शीशे की तरह काम करता है। मतलब जब भी सूरज से सूरज की किरणें निकल करके आती हैं तो ये उनकी एनर्जी इतनी अधिक होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को चीरते हुए धरती में पहुंच जाती है। इनकी एनर्जी यहाँ पर क्या रहती है? सूरज की किरणों का बहुत अधिक होता है। तो जैसे ही ये आती हैं धरती पे टकराती हैं, इनकी एनर्जी खो जाती है और ये जब वापस लौट करके जाने लगती हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो लेयर है ये इन्हें बाहर जाने नहीं देता। जैसे आप कोई एक कांच लो, उस कांच में देखो कि जैसे ही जो सूरज की रोशनी है वो चली जाएगी और सूरज की रोशनी में एनर्जी है, इसका मतलब उसमें गर्मी है ना? सूरज रोशनी में आप खड़े हो जाओ, आपको गर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके फोटॉन्स में एनर्जी है, वही आपको जला रहे हैं। तो वो गर्मी क्या होती है? कांच के अंदर तो घुस जाती है लेकिन कांच के बाहर निकल नहीं पाती है। कांच के बाहर निकल नहीं पाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पृथ्वी को ढक के रखा है, इसी कांच का ही काम करता है। ये सूरज की गर्मी को अंदर ले लेता है सुबह सुबह में और रात में इसे बाहर जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से इस धरती का जो अर्थ है, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। समझ में आ रहा है? अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। नहीं तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस न होती तो सारी की सारी जो सूरज की रोशनी है जो आई थी दिन में टेम्परेचर बढ़ जाता और रात में पूरी तरीके से -40 डिग्री हो जाता। हम लोग ठंड से मर जाते, कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह पाता। तो अगर आज हम जिंदा हैं तो किसकी वजह से जिंदा है? इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। क्लियर हुआ? अब देखो, हवा में, एयर में किसी भी गैस का अपना एक महत्व होता है। वो जितनी अमाउंट में नेचर ने उसको दिया है, अगर वो उतने ही अमाउंट में है तो बढ़िया। लेकिन अगर उनका अमाउंट बढ़ने लगे तब वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। अब मान लो कि जैसे मैं यहाँ पर करूं, अर्थ बनाता हूं, यह अर्थ है और इसके चारों तरफ मैंने दूसरा कलर से बना देता हूं। ये बना दिया हमने क्या? CO2 गैस। CO2 गैस और यहां से आएगी सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी आई, अंदर घुस गई। अब मान लो ये जो CO2 गैस है ये अपने परसेंटेज से धीरे धीरे बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। तो पहले जो सूरज की रोशनी आती थी इसमें ट्रैप हो जाती थी, थोड़ा बहुत बाहर भी चला जाता था। अब ये सूरज की रोशनी बाहर नहीं जा पा रही है, बाहर नहीं जा पा रही है। अब बताओ, धीरे 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 इस धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। धीरे धीरे धरती का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा और ये बढ़ता हुआ टेम्परेचर इस धरती के लिए हानिकारक हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि इसी धरती पर हमें ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े जो है आइस, जो पहाड़ हैं, आइस के मानी बर्फ के पहाड़ हैं, वो बर्फ के पहाड़ अगर गर्मी बढ़ने की वजह से पिघलने लगे तो वो पिघलने के बाद जो पानी बनेगा वो पानी कहाँ जाएगा? वो पानी जाएगा समुद्र में और समुद्र का लेवल बढ़ने लगेगा। और ऐसे जगह जो पहाड़ के किनारे हैं, जैसे मान लो भारत में हम बात करें, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। तो ये सारे एरिया जहाँ पर बर्फ जमे होते हैं और बर्फ पिघलने लगेगी तो लैंडस्लाइड, मतलब कि पूरा का पूरा पहाड़ खिसक जाएगा और वहां पर बाढ़ जैसी समस्या देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद वो एरिया जो समुद्र के किनारे हैं, जैसे भारत की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से लेकर के सारे के सारे एरिया समुद्र के किनारे है। और समुद्र का लेवल जब बढ़ने लगेगा तो ये जो सारे के सारे किनारे वाले शहर होंगे वो सारे के सारे डूबना शुरू कर देंगे। ये बढ़ता हुआ टेम्परेचर हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही खराब है। ठीक है, ये बहुत ही खराब है। अब समझो,
ये कंसेप्ट समझ लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड किसकी तरह काम करता है? कांच की तरह, बिल्कुल कांच की तरह। अब एक बात बताओ, हम एक काम करते हैं, जैसे कि हम जब मान लो खेत है, ठीक है? खेत है, ठंड का मौसम है, हमने फसल बोई है हमने, ठीक है? और रात के समय हमको पता है कि हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से फसल खराब हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बम्बू तम्बू गाड़ के ऊपर से एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगा देंगे। क्या कर देंगे? ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक क्या करेगा कि सुबह में जब सूरज की रोशनी रहेगी तो उसको अंदर आने दे देगा। लेकिन जैसे ही सूरज हटेगा, मतलब पृथ्वी का डायरेक्शन घूमेगा और सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, ये जो एनर्जी इसमें ट्रैप हुई है पेड़ पौधों में, अब वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। क्या बाहर निकल पाएगी? नहीं, बाहर नहीं निकल पाएगी। जिसकी वजह से इस जो ट्रांसपेरेंट हमने ये पन्नी लगाई थी, ये प्लास्टिक लगाई थी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या कवर या सीट लिख देता हूँ, ट्रांसपेरेंट सीट, प्लास्टिक सीट है। उसमें एनर्जी ट्रैप हो जाएगी और यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और रात में टेम्परेचर कितना भी डिक्रीज हो जाएगा, हमारे जो पौधे हैं वो खराब नहीं होंगे। अच्छा एक बात बताओ, जो प्लांट है, पौधे हैं जो हमने लगाए हैं, उनका कलर कैसा है? ग्रीन है। का कलर ग्रीन है। और ये जो हमने प्लास्टिक बनाया है, ये उनके तरह घर की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाउस की तरह। का कलर है ग्रीन। तो इस ग्रीन में इस लाइट का कोई ना कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं? क्या प्रभाव पड़ा? टेम्परेचर को मेंटेन किया इन लोगों ने। इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इफेक्ट क्या पड़ा है? टेम्परेचर को मेंटेन किया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आया? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? कुछ नहीं, एक छोटे से एरिया में, अपने खेत खलियान में आपने ऐसा एरिया जहां पर बहुत ठंड पड़ती है, रात को टेम्परेचर बहुत डिक्रीज हो जाता है, तो खेती जो भी पौधे हैं वो अगर खराब हो जाएं या मर जाएंगे, इसकी वजह से क्या करना है कि एक ट्रांसपेरेंट सीट को ऊपर से तंबू की तरह गाड़ देना है, ताकि दिन में उसमें सूरज की रोशनी आए और रात में जा न पाए। तो उसी को हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये टर्म किसने दिया था? ये टर्म दिया था अर्हेनियस ने। अर्हेनियस विद्वान था, ठीक है? अर्हेनियस ने ग्रीन हाउस इफेक्ट ये टर्मिनोलॉजी दी थी। अब सोचो, यही चीज जो अभी हमने छोटे लेवल पे किया है, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है, ये बड़े लेवल पे कर देती है। किसके लिए? हमारी पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए ये मैं गैस बना रहा हूं, कौन सा? CO2। वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पूरे अर्थ को कवर कर लेता है, ठीक है? पूरे अर्थ को कवर कर लेता है और इससे भी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। क्यों? अधिक से अधिक हीट ट्रैप होने लगता है। तो इसी को हम कहते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो पूरी दुनिया को हम कहते हैं ग्लोबल। और ये टेम्परेचर बढ़ा रहा है, गर्म हो रहा है, तो इसको कहते हैं वार्म होना, यानी वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग कहेगा कि ग्लोबल वार्मिंग, ये टर्म किसने दिया था? ये दिया था वेलिस ब्रोकर ने। पूरा नाम था वेलेस स्मिथ ब्रोकर, WALLACE, वेलेस स्मिथ ब्रोकर। ये एक ही आदमी है जी, तीन मत समझ लेना, ठीक है? आप याद रखो, वेलिस ब्रोकर याद रखो या ब्रोकर याद रखो, कुछ भी याद रखो। वेलेस स्मिथ ब्रोकर ने ग्लोबल वार्मिंग ये टर्मिनोलॉजी दी थी, ठीक है? ये टर्मिनोलॉजी दी थी। अच्छा, पता है ये जो सूरज की किरणें हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ट्रैप तो होती हैं, इसमें एक और भी फैक्टर है जो उन्हें ट्रैप करता है, उसे हम कहते हैं वाटर वेपर। क्या कहते हैं?
वाटर वेपर। वाटर वेपर का मतलब क्या है? जो बादल होते हैं, बादल, मैं इसको बुला रहा हूँ क्लाउड। क्लाउड, क्लाउड में क्या रहता है? H2O। ये H2O कैसे गया रहता है? धरती पर पानी का भाप भर के ऊपर उड़ना, ऊपर जाके बादल बन जाना, तो इसे हम कहते हैं वाटर वेपर। अब आप देखोगे कि जब कभी भी आसमान, जैसे कि आप मान लो यहाँ धरती पर हो, अर्थ पर, और आसमान में अगर आपने देखा कि बहुत सारे बादल हैं, ठीक है, बहुत सारे बादल हैं, तो उस दिन रात को आपको बहुत अधिक गर्मी लगेगी। उसे हम क्या कहते हैं? उमस। बहुत उमस हो रहा है, बहुत उमस हो रहा है। तो बारिश होने से पहले कुछ वक्त तक आपको बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिल, क्यों? क्योंकि ये बादल जो होते हैं रात में, जितने भी, जैसे दिन में कोई कारखाना चला हो, कोई हमने चूल्हा जलाया हो, कोई गाड़ी चली हो, हमने सांस छोड़ा हो, तो जितनी भी गर्मी है वो रात होते ही जब सूरज हट जाता है तो ऊपर की तरफ भागती है। लेकिन क्योंकि ये बादल बीच में आ जाते हैं तो ये सारी की सारी गर्मी यहीं पर ट्रैप हो जाती है, जिससे सूरज की रोशनी से तो जो गर्मी आई थी वो ट्रैप थी ही, साथ ही साथ कारखानों से निकली हुई गर्मी, गाड़ियों से निकली हुई गर्मी, हमारे मुंह से निकली हुई गर्मी, ये सब भी जाकर के ट्रैप हो जाती है और उस दिन हमें बहुत ज्यादा उमस महसूस होता है, गर्म महसूस होता है। तो कहेगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस कौन कौन सी हैं? एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इससे ज्यादा भी रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर वेपर। वाटर वेपर, याद रखना है चीज। वाटर वेपर इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन कार्बन डाइऑक्साइड, इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन कार्बन डाइऑक्साइड। इतना क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक और चीज भी रिस्पॉन्सिबल होती है, पता है क्या? मीथेन। हालांकि मीथेन के बारे में बताऊंगा आगे कि मीथेन कहाँ से निकलता है। CH4 को हम कहते हैं मीथेन। मीथेन गैस भी ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहले तो वाटर वेपर, मैं शॉर्ट फॉर्म में H2O लिख देता हूँ, वाटर वेपर को H2O लिख देता हूँ, याद रखना। दूसरा चीज कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा चीज मीथेन। कहेगा सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, तो मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल है वाटर वेपर, वाटर वेपर, वाटर वेपर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और बाकी की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है?